सत्ता में, लेकिन सबसे पहले हमारे न्यूज मित्रों के लिए वो अलार्म जिसमें पहाड़ तोड़ संकट है। उत्तराखंड से हिमाचल तक और दिल्ली से गुरुग्राम तक कैसे जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, आज सबसे पहले इसकी वीडियो कुंजी खोलते हैं। पहली कुंजी उन पहाड़ों पर जो बड़ी मुश्किल में है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी इस खबर को जरूर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसे देखने के बाद आप अपना प्लान कैंसिल कर दें। दूसरी वीडियो कुंजी में दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम के लोगों का दर्द दिखाएंगे। बारिश का इंतजार खत्म होगा तो ऐसी मूसलाधार मुसीबत आएगी, इसका अंदाजा शायद ही लोगों ने किया होगा। डूबी सड़कें और जाम में फंसे लोग सिस्टम से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन पहाड़ों पर लेकर चलते हैं जहां कदम कदम पर चुनौती है। इस पर आज हमने वीडियो एल्बम तैयार किया है, जिसमें एक वीडियो है जिसे देखकर आपको एहसास होगा आम दिनों में जो पहाड़ खूबसूरत दिखाई देते हैं वो बारिश के मौसम में कितने खतरनाक हो जाते हैं। पहला वीडियो रुद्रप्रयाग का है, जहां लगातार बारिश के बाद भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे आ गए, जिसके बाद दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई। अब जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के कालेश्वर में भी भीषण लैंडस्लाइड है, जहां पहाड़ों से अचानक बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे आ गए, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। इससे न सिर्फ सड़क को नुकसान हुआ, बल्कि कई जगह सड़क किनारे लगी रेलिंग भी टूट गई। एक और वीडियो है जिसमें पहाड़ से पत्थर के छोटे टुकड़े टूट रहे थे। कुछ लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन तभी अचानक ऊपर से भारी मलबा नीचे आता है और भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इसमें फंस भी जाते हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत थे कि बच गए। केदारनाथ घाटी में भी भारी बारिश और बादल फटने से सड़कों पर मलबा आ गया। इससे भीमबली, गौरीकुंड, लिंचोली और धोर पड़ाव जैसी जगहों पर पैदल मार्ग, पुलिया और सड़कों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक और वीडियो टिहरी गढ़वाल का है, जहां टिहरी में बारिश के बाद भूस्खलन से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसमें एक कार को नुकसान हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। अब मुसीबत वाले इस मॉनसून से उत्तराखंड की स्थिति कितनी खराब है, कितनी सड़कें बंद हैं, कौन से रास्तों पर जाना मना है, इसका भी अपडेट आप नोट कर लीजिए। जानकारी के अनुसार पूरे उत्तराखंड में इस वक्त 130 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इसमें 4 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं जो लैंडस्लाइड से बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे भी ठप है, जिसे खोलने के लिए प्रशासन जी जान से लगा हुआ है। अब इस पहाड़ तोड़ संकट की वजह से मध्य महेश्वर यात्रा भी रोक दी गई है और लगातार जारी बारिश से स्थिति यह है कि अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी समेत 6 नदियां खतरे के स्तर को पार कर चुकी हैं। प्रशासन निचले इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से किन किन रास्तों पर ब्रेक लग गया है। इनमें 4 नेशनल हाईवे भी हैं। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे पर सयालना चट्टी के पास पहाड़ गिरने से रास्ता बंद हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग समेत कई जगह रास्ता बंद है। इसके अलावा कर्णप्रयाग गुप्तकाशी रोड पर आमसौड़ के पास रास्तों पर पहाड़ों के बैरियर हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर भी सड़क कई जगह बंद हो गई है। धारचूला तवाघाट हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों पर ब्रेक लग गया है और केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा के पास मलबा आने से रास्तों पर इसका असर है। हम आपको उत्तराखंड के पहाड़ तोड़ संकट की एक वीडियो कुंजी भी दिखाते हैं, फिर हिमाचल का दर्द भी देखिएगा। इस समय जो है गंगा का लेवल हरिद्वार में जो चेतावनी स्तर है उसके ऊपर है और खतरे के निशान पे अभी नहीं पहुंच पाया है और निरंतर जो है जल वृद्धि ऊपर से यहाँ इंटीमेट हो रही है, तो संभावित है कि कुछ जल की मात्रा और बढ़ सकती है। बारिश हुई है, अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है।
ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। जैसे डरावने हालात अभी उत्तराखंड के हैं, वैसी ही खतरनाक स्थिति हिमाचल के कई हिस्सों में भी है। यहाँ भी चूर चूर चट्टान की वजह से लोगों की जान मुसीबत में आ रही है। कुछ वीडियो देखिए। पहली तस्वीर हमें हिमाचल के किन्नौर से मिली है। यहाँ पर लगातार बारिश के बाद ऐसा लैंडस्लाइड हुआ जिससे नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। निगुलसरी के पास पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिरने से हाईवे पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। जो रास्ता मनाली से अटल टनल की ओर जाता है, वहां भी स्थिति चिंताजनक है। इस सड़क का एक वीडियो वायरल है जिसमें जगह जगह पर सड़क पर बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। ये पहाड़ के वो टुकड़े हैं जो लैंडस्लाइड के बाद नीचे आ गए। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे की भी स्थिति ऐसी ही है। यहाँ भी भूस्खलन के बाद मलबा आने से लोग फंस गए। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। कई गाड़ियां मलबे में ही दब गई हैं। यहाँ प्रशासन लगातार रेस्क्यू का काम कर रहा है। जबकि शिमला के ठियोग से भी ऐसी तस्वीर आई है जो ये बता रही है कि कौन से पहाड़ का हिस्सा कब नीचे आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ एक गाड़ी पर मलबा गिर गया जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी हालत भी आप देख सकते हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश की स्थिति का भी एक अपडेट दे देते हैं। अगर आप भी यहाँ जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो देख लीजिए हालत है क्या। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 145 सड़कें बंद हैं। लगातार बारिश के बाद पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं कि जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। भूस्खलन से शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे भी बंद करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 जून से 6 अगस्त तक हिमाचल में 142 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 220 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब तक के मॉनसून सीजन में हिमाचल में करीब 798 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है रास्तों का बंद होना, और इसमें भी मंडी, कुल्लू और शिमला ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार सिर्फ हिमाचल के मंडी में ही 46 सड़कें बंद हैं, कुल्लू में 31 सड़कें और सिरमौर में 28 रोड लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई हैं। इसके अलावा शिमला में 12 और हिमाचल के चंबा में 5 रास्तों पर आवाजाही रोकनी पड़ी है। हालांकि हर जगह सड़कों को फिर शुरू करने का काम मिशन के तौर पर किया जा रहा है। दस अगस्त के बाद मानसून जब एक्टिव होगा, जिसका असर लगभग पूरे प्रदेश में 2 से 3 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा। मध्यम स्तर तक की बारिश लगभग सभी जिलों में, और भारी बारिश जो है हमें अनेक जिलों में 10 तारीख और 11 तारीख को देखने को मिलेगी। वहीं पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी कुछ एक जिलों में, जैसे हमारा कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जैसे जिले हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी बारिश जो है 10 और 11 तारीख को देखने को मिलेगी। अब आपको दिल्ली एनसीआर के लोगों का दुख दिखाते हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं कि गर्मी से बचने के लिए बारिश की दुआ करें या जाम से बचने के लिए बारिश ना होने की प्रार्थना। और इस कंफ्यूजन की वजह है वो तस्वीरें जो आज दिल्ली की सड़कों से आई हैं। आज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल ये हो गया कि कई इलाकों में सड़कों और नालों का फर्क मिट गया। पौश इलाके की सड़कें भी तालाब जैसी दिखने लगी। कहीं पर लोगों की कमर तक पानी था तो कहीं गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे थे। इसकी वजह से न सिर्फ रफ्तार थम गई, गाड़ियां रेंगती दिखी, और जो सफ़र लोग आम दिनों में मिनटों में पूरा करते थे, आज उसके लिए घंटों लग गए। और अब भी दिल्ली, नोएडा समेत कई हिस्सों में भयंकर बारिश हो रही है, यानी जाम की स्थिति और खराब होने वाली है। लेकिन इतने के बाद भी संकट बाकी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है सदर बाजार में जगह जगह पानी भर चुका है। चाहे वो अपना तेलीवाड़ा हो, कुतुब रोड हो या मेन सदर बाजार हो, यहाँ पर ये समझ लो निकलना तक मुश्किल हो गया है। गलियों में इतना भर चुका है, कई दुकानों के अंदर पानी आ चुका है। उससे जो व्यापारियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सर, यहाँ बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पानी बहुत ज़्यादा है। लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, स्कूल के बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को कामों के लिए आते जाते दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा।
और पिछले 12 साल से तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ। 12 साल से मैं छतरपुर में हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, नाले ऐसे ही बनते हैं। ये तो मेन रोड है, आप अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ भी और भी बुरा हाल है। आज दिल्ली के साथ नोएडा में भी बारिश से सड़कें कई जगह सैलाब में डूब गई। खासकर अंडरपास की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। ऐसी ही एक तस्वीर नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास की आई, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर गया और इसी पानी में एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गई। पानी इतना ज़्यादा था कि एम्बुलेंस के पहिए पानी में डूबे नजर आए। बस गनीमत की बात यह रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। करीब आधे घंटे की मशक्क़त के बाद कुछ लोगों और कर्मचारियों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। लेकिन सोचिए, अगर इसमें कोई मरीज होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब गुरुग्राम का दर्द भी देखिए, जो बारिश के सीज़न में अब बहुत आम हो गया है। हाल कुछ ऐसा था कि तस्वीरों को देखकर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ दिल्ली है, कहाँ नोएडा है और कौन सी तस्वीर गुरुग्राम की है। हरियाणा को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला गुरुग्राम कुछ घंटों की बारिश में कैसे सरेंडर कर देता है, इसका एक और वीडियो सबूत आ गया है, जहां सड़कों पर इतना पानी आ गया कि जगह जगह पर ट्रैफिक लग गया। क्या आम इलाके और क्या पॉश इलाके, सारे फर्क मिट गए। कोई ऐसी सड़क नहीं दिखी जहां बारिश का पानी ना भरा हो। ये वो गुरुग्राम है जहां 100 करोड़ के फ्लैट हैं, लेकिन कुछ घंटे की बारिश में समंदर बनी सड़कें और जाम में फंसे लोग सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। करोड़ों के फ्लैट तो हैं, लेकिन जल भराव से मुक्ति दिलाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। अब बारिश वाले संकट के बीच गड्ढों की सत्ता का वीडियो विश्लेषण भी करते हैं। इससे जुड़ी 2 तस्वीरें आई हैं, जिसमें पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा की है। आगरा के पौष इलाके कर्मयोगी रोड पर सुबह सड़क अचानक धंस गई। करीब 5 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो सड़क है जो 4 महीने पहले ही करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई थी, लेकिन आरोप है कि इसमें ईमानदारी का कंक्रीट, रेत और सीमेंट कम था। लुधियाना की तस्वीर तो और भी डराने वाली है, जहां किचलू नगर इलाके में सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया और इससे 20 फीट गहरा और 30 फीट लंबा गड्ढा बन गया। सड़क धंसने के साथ नीचे बिछी सीवरेज पाइपलाइन भी टूट गई, जिससे तेज पानी बहने लगा और गड्ढा बढ़ने की आशंका के चलते पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। ये तस्वीरें ये कह रही हैं कि आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं। यूपी की उस खबर के साथ जिस पर अब विपक्ष योगी सरकार से सवाल पूछ रहा है। वजह है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक बयान, जिसमें उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। गोरखपुर वही शहर है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची थी। वहीं उन्होंने हॉस्टल और यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं पर कई सवाल उठाए। आनंदीबेन ने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल में मेस की व्यवस्था है, लेकिन लड़कों के हॉस्टल में मेस नहीं चलती। छात्र बाहर से टिफिन मंगाते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि बाहर से आने वाले टिफिन के जरिए ड्रग्स जैसी चीजें भी हॉस्टल तक पहुंच सकती हैं। और ये इशारा भी किया कि सीएम खुद गोरखपुर में विराजमान है और यहां ऐसा हो रहा है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी। कल एमएमटी में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। अलकनंदा हॉस्टल में वाईफाई नहीं है, लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रूमों में पंखे मेरे आने से पहले लगे हैं। राम प्रसाद शुक्ला हॉस्टल गंदगी से भरपूर है और सीढ़ियों जो है ना, सीढ़ी ऊपर जाने वाली, वाह, पान मसाला से भरी हुई है। मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के ऐसे दावों के बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमले कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि आपसी टकराव ने डबल इंजन को
ट्रबल इंजन बना दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का संबोधन वाला वीडियो साझा करते हुए उन्होंने ये कटाक्ष किया। अब बात उस जेन ज़ी की करते हैं जो इन दिनों राजनीति की डिक्शनरी में ट्रेंडिंग शब्द है। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के सफल आंदोलन के बाद अचानक राजनीतिक दलों को इतनी इनकी आवाज़ की वैल्यू समझ आने लगी है। जो आवाज़ कल तक सड़क पर अकेली थी, आज उसे अपना बनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन ज़ी और जेन अल्फा से संवाद किया। कल रात ही पीएम मोदी ने वर्ल्ड हैंडलूम डे पर जेन ज़ी स्टाइल में गेट रेडी विद मी चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वो कल शनिवार को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इस बीच वो सोशल मीडिया पर जेन ज़ी के साथ #AskMeAnything वाला सेशन कर रहे हैं। उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, यानी पक्ष और विपक्ष अपने स्तर पर जेन ज़ी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। इस पर हमने भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत मोहन भागवत से करते हैं, जिन्होंने कल जेन ज़ी से संवाद के दौरान कुछ ऐसा कहा कि उस पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने जेन ज़ी से 1 घंटे बातचीत की। प्रोग्राम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेन ज़ी पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और आंदोलन करने वाले जेन ज़ी को देश विरोधी कहना गलत है। मोहन भागवत की इन बातों पर विपक्ष ने हमला किया है। विपक्ष के हमले से पहले एक बार सुनिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूँ, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और जेन ज़ी के बीच बातचीत को लेकर विपक्ष ने हमला किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जेन ज़ी को मोहन भागवत से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कैसे करना, क्या करना? Ma'am, you have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-nationals. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat. जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया अपने अधिकारों के लिए किया, अपने हक के लिए किया, उनकी एक भी बात जो है मुल्क के खिलाफ नहीं, मुल्क की हुकूमत के खिलाफ जरूर। और अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फर्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं है। ये आउटरीच अच्छा है, यंगर लॉट है, उनसे संवाद होना चाहिए, बट उसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। If we have any sincerity to the Gen Z, let him ask to the Home Minister of India to resign. Otherwise, at least come to the Parliament and apologize to the students. RSS is controlling the government. If he have any sincerity towards the students, he has to condemn them if the atrocities happened against the students. इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले। जो युवा है उनके साथ जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं बराबर है कि ये युवा जो है हमारा देश का भविष्य है। और मोदी जी भी आज उनसे डायरेक्ट जो बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेन ज़ी को एंटी नेशनल्स मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज है। तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दें। देखिए, जेन ज़ी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। मोहन भागवत जी के जो
हमारे लिए परम आदरणीय है और उनका विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। ऐसा है, जैन जी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो संभालने के लिए लगा दें। जब ये बिल्कुल फंस जाते हैं तब आरएसएस की शरण में जाते हैं। मोहन भागवत ने कल सिर्फ जेन जी से संवाद ही नहीं किया बल्कि उनकी भाषा समझने की कोशिश भी की। भागवत ने कार्यक्रम के अंत में जेन जी स्टाइल में उंगलियों से क्लैप किया और कहा कि ये आज मैंने जेन जी से सीखा है। भागवत ने कल जेन जी से 60 मिनट का संवाद किया तो कल रात ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया रील पोस्ट किया। इसमें उन्होंने 7 अगस्त यानी आज मनाए जा रहे हैंडलूम डे के बारे में बात की और युवाओं से हैंडलूम डे को गेट रेडी विद मी ट्रेंड यानी गेट रेडी विद मी वीडियो के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहा। गेट रेडी विद मी का मतलब है GRWM का मतलब है गेट रेडी विद मी। ये जेन जी के बीच इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज का शब्द है। GRWM सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में इस्तेमाल होने वाला वीडियो फॉर्मेट है। इसमें कोई व्यक्ति कपड़े, मेकअप, एक्सेसरीज के साथ तैयार होते हुए अपना वीडियो बनाता है और उसके बारे में बात भी करता है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो में भी कहा कि वो हैंडलूम कपड़े पहनकर अपना एक GRWM वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें। पीएम मोदी का ये वीडियो भी ट्रेडिशनल नहीं था बल्कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट और रील के फॉर्मेट में ही था। पीएम मोदी कल फिर से एक बार युवाओं को संबोधित करने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे वो IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वो इस दौरान 3000 से अधिक छात्रों को डिग्री देंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस सब के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जेन जी से संवाद की स्पीड बढ़ा दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आस्क मी एनीथिंग सेशन की शुरुआत की है जिसमें वो युवाओं और जेन जी के सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 ऐसे सवालों के जवाब दिए जिसकी काफी चर्चा है। इसमें उनसे कहा गया कि आप झारखंड में छात्रों के आंदोलन का समर्थन करें। दूसरा सवाल ये था कि बीजेपी में आपका पसंदीदा नेता कौन है। सुनिए इन दोनों सवालों पर उन्होंने क्या जवाब दिया। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, so I like him quite a lot. Hello Uncle Amrinder. कल राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचेंगे जहां वो कांग्रेस के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को संबोधित करेंगे। प्रयागराज पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहां सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं उस प्रयागराज में आ रहा हूं, आप भी इसमें शामिल होने के लिए आइए। खास बात यह है कि राहुल गांधी उस केपी ग्राउंड में कार्यक्रम करेंगे जहां पहले उन्हें इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अब इजाजत मिल गई है। प्रयागराज से पहले राहुल गांधी कोटा और देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस ने इसे 40 दिन के राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान के तौर पर शुरू किया था। इसके तहत देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, छात्र संवाद और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी, परीक्षाओं का रद्द होना और दोबारा परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया में देरी, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों और युवाओं के रोजगार से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर हमारे नेता ये मानने लगे हैं कि जेन जी का ज़माना है और वो उनकी लैंग्वेज और उनकी स्टाइल को अपना रहे हैं। जेन जी इस समय एक राजनीतिक करेंसी बन गई है जिसे हर कोई अपनी चुनावी जेब में रखना चाहता है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आरएसएस, हर कोई जेन जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन जेन जी किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और किसे देखकर छोड़ देती है, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। वैसे तो अब तक राहुल गांधी का पूरा फोकस नीट पेपर लीक और जेन जी की मांगों पर दिख रहा है, लेकिन आज उनके रडार पर E20 पेट्रोल का मुद्दा भी दिखा।
राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि E20 पेट्रोल एक बड़ा मुद्दा है। नॉर्मली अक्सर हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन इस मामले में दाल ही काली है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भी हम बड़े स्तर पर उठाएंगे। E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी E20 पर बयान दिया। कहा कुछ लोग इसे लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन लगभग 6 से 7 करोड़ ग्राहक पेट्रोल पंपों पर जाते हैं। अगर मिलावट होनी हो तो वो किसी भी चीज में हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बातों को संदर्भ से हटकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता जेनजी से तो संवाद कर रहे हैं, लेकिन संसद में संवाद नहीं हो पा रहा है। आज भी संसद में हंगामा और प्रदर्शन वाला एपिसोड रिपीट हुआ। छात्रों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन के खिलाफ आज भी विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री सदन में बयान दें, वो सदन में आए, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सदन चले तब तो गृह मंत्री सदन में आए। दोनों तरफ से आज जमकर बयानों के तीर चले, लेकिन संसद नहीं चली। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद में हंगामा तो हो रहा है, लेकिन बिल भी पास हो रहे हैं। सदन में आए, स्टेटमेंट करे। इसकी बात आपने कही थी, लेकिन आपके बात को भी वो मर्यादा नहीं कर रहे। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। अब लोग क्या बात करते हैं? सदन में आएंगे गृह मंत्री, आप लोग मांग कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो बारिश हम लोगों को थोड़ी रोक सकती है। हम तो रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हर विषय पर हम लोग कह चुके हैं कि हम लोग जिस पे भी आपको बहस करनी है, जिस पे भी आपको चर्चा करनी है, पर आप सदन चलने तो दीजिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। इस बीच संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और कांग्रेस के बीच FCRA और परिसीमन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। अगले 2 दिनों में सरकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सकती है। कांग्रेस ने भी आखिरी सप्ताह के लिए व्हिप जारी कर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दूसरे विपक्षी दलों से भी व्हिप जारी करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर सरकार ने NDA सांसदों को अगले सप्ताह संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। FCRA को इसी सत्र में लाने और परिसीमन के लिए अलग से विशेष सत्र बुलाने का विकल्प भी सरकार के पास है। ऐसे में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बेहद अहम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक FCRA बिल के विरोध को लेकर ईसाई संगठनों की ओर से कांग्रेस पर दबाव है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार बिल वापस ले या इसके प्रावधानों में बदलाव करे, जबकि सरकार इसे इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है। परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर एक राय नहीं है। DMK के रुख में बदलाव की संभावना के बीच दक्षिण भारतीय दलों के हाथ से विरोध का मुद्दा कमजोर पड़ सकता है। हालांकि तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी परिसीमन का विरोध जारी रखना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस
गिव एंड टेक फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहती है, यानी सरकार एक बिल पर पीछे हटे या बदलाव करे तो दूसरे बिल के पारित होने का रास्ता बनाया जा सकता है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार है। सरकार का कहना है कि एफसीआरए पर बहस के दौरान गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर अमित शाह से सदन में बयान की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसी गतिरोध के जरिए कांग्रेस दोनों बिलों को टालने का रास्ता तलाश रही है। मीटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।